वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस बाय वर्षिका मैम। हम लोग आज फिर से नेट जेआरएफ के लिए जो सीरीज़ हम लोग शुरू किए हुए थे कि डेली 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आज भी आपके सामने नेट के कुछ PYQ क्वेश्चन हैं और हम लोग यहाँ पे डेली 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, डेली 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे कि एग्ज़ाम आने तक आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट, क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना होता है, ये सब सारी चीज़ें आपकी हल होती जाए। क्योंकि सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि किस तरीके से नेट के क्वेश्चन आते हैं, कैसे फ्रेम होते हैं, कैसे आंसर करना चाहिए, काफ़ी टफ लगता है। तो यहाँ पे आप लोग इसकी ही प्रैक्टिस करिएगा। देखिएगा, आज का पहला प्रश्न है, रेशे का मिलान करना है। ठीक है, और उनकी विशेषता के साथ, जैसे प्रतीति शब्द लिखा है विशेषता के साथ। यहाँ पे आपके सामने दिया है स्तंभ 1, यहाँ पे स्तंभ 2। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं। ये क्वेश्चन मैंने यूथ किताब से लिखा हुआ है, जो गाइड है आपकी, या फिर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसमें होते हैं, यूथ से हमने लिखा हुआ है। अलग अलग ईयर में आए हुए कुछ प्रश्न हैं और ये PYQ हैं, और यही क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट भी होते हैं। देखिएगा, एक साइड लिखा है ऊन, लिनन, सिल्क, कॉटन। दूसरे साइड में कुछ विशेषता दी हुई है रेशों की, जैसे शीशे की छड़ जैसी संरचना, शल की संरचना, संवलित संरचना, नोड संरचना। अब देखिएगा कि हमें मिलाना है। यहाँ पे आपके सामने कुछ कोड दिए हैं कि ऊन की विशेषता क्या है, तो इन चारों में से कोई एक ऐसी विशेषता है जो कि ऊनी रेशों की विशेषता होती है। तो देखिएगा, बहुत ही ईजी चीज़ ये है कि जो ऊन होता है ना, उसको समझने के लिए आप जानते ही होंगे ऊन की संरचना कैसी होती है, शल्कीय होती है। शल्कीय का मतलब इस तरीके से, इसमें आप देखेंगे कि कई ऐसे उतार चढ़ाव वाली इसकी संरचना होती है, जिसमें आपको प्याज के छिलके के समान इसकी संरचना भी दिखती है। ठीक है, तो पहली बात तो आपने यहाँ पे देखा कि ऊन का जो विशेषता ऊन की बताई जा रही है वो शल की संरचना बताई जा रही है, मतलब A का 2 बताया जा रहा। अब यहाँ पे ABCD दिया है, मतलब कि ये वाले ABCD और ये ABCD क्रम दिया हुआ है। अब देखिएगा कि ये जो ABCD लिखा है इसमें पहले का दूसरा बता रहा। अब देखिए, A का 2 इन चारों में से एक ही ऑप्शन में है, मतलब कि A ऑप्शन में। यही इसका सही आंसर है। नेट के प्रश्न सॉल्व करने का ये सबसे इजी तरीका होता है कि आपको इन चारों में से जो ऑप्शन सबसे अच्छी तरीके से जिसका आंसर पता है, पहले उसका मिलान करिए। मान लीजिए आपको A का 2 पता है कि उनकी संरचना शल्कीय होती है, तो आप देखिए A का 2 कितने ऑप्शन में है, आप देख रहे हैं सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो ये आपके लिए इजी हो गया ना, कि आपको एक ही बार में पता चल गया कि 110% यही ऑप्शन सही है, क्योंकि हमें ये कंफर्म पता है कि उनकी संरचना शल्कीय होती है। फिर देखिएगा, लिनन B ऑप्शन पे दिया है लिनन, और B का बता रहा 4 होता है। लिनन की दिया है नोड संरचना। नोड का मतलब अंतिम सिरा नुकीला हो, तो आप जानते हैं यह लिनन की विशेषता होती है, इसका अंतिम सिरा जो है वो नुकीला होता है। फिर सिल्क देखिएगा, सिल्क की विशेषता क्या होती है, शीशे के छड़ जैसी संरचना, यह खासियत इसकी। और इसमें जो आकार होता है अनुप्रस्थ काट में, वो त्रिकोण आकार होता है, तो इसकी संरचना शीशे के छड़ के जैसी होगी। शीशे जानते ही आप कितना चमकदार होता है, वैसे ही संरचना सिल्क की भी होती है। C का 1 हो गया। फिर कॉटन क्या है, संवलित संरचना, मतलब कि आपस में घेरा हुआ, उतार चढ़ाव वाला, फंसा हुआ रेशा, तो यही विशेषता कहलाती संवलित, इन्वॉल्व्ड। तो आंसर होगा यहाँ पे कॉटन का हो गया, D का हो गया 3। देखिए यहाँ T का 3 हो गया, आपका ये ऑप्शन नंबर A सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। यह प्रश्न आया हुआ है नवंबर 2017 में। मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। कुछ शब्द दिए हैं इधर, और ये सारे शब्द एक ही क्षेत्र से नहीं हैं। मान लीजिए ऊपर के प्रश्न में आपने देखा सारे रेशे टेक्सटाइल के थे, ये प्रश्न टेक्सटाइल का था, लेकिन ये सारे अलग अलग हैं। एक लिखा है एंथ्रोपोमेट्री, दूसरा शब्द है डेसिबल, फिर है बिल्डिंग, फिर इकेबाना। इधर शब्द दिया हुआ है हाइके, शारीरिक आकार, शोरगुल, भाषा, प्लिंथ। यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑप्शन आपको यहाँ पे 5 दे रहा है, इसका मतलब है एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे। अब उस एक्स्ट्रा को हमें हटा देना है। एंथ्रोपोमेट्री, मान लीजिए इसका अर्थ आपको नहीं आता। डेसिबल क्या होता है, ये तो आप अच्छे से जानते होंगे। डेसिबल मतलब कि जब आप स्वच्छता टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें देखते होंगे, जो पर्यावरण से संबंधित जो एक सिलेबस ये भी है हमारा, कि उसमें जब हम पढ़ेंगे तो देखते हैं कि आता है ध्वनि प्रदूषण।
ठीक है। प्रदूषण, पर्यावरण टॉपिक में ध्वनि प्रदूषण शब्द आता है, तो शब्दों के लिए या ध्वनि के लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है, ठीक है। डेसिबल, अब देखिए डेसिबल का मतलब आवाज़, ठीक है, ध्वनि। अब यहाँ पे देखिए शोरगुल, शोर कैसे होता है, बोलने पर ही होता है। तो बी का 3, अब देखिए बी का 3 कितने ऑप्शन में है, आप देख रहे हैं ऑप्शन ए में भी बी का 3 दिया है, ऑप्शन बी में भी बी का 3 दिया है। इसका ये मतलब है कि अब ए या बी में से ही कोई एक ऑप्शन सही है, और ये दोनों हमारे बिल्कुल अब काम के नहीं हैं। फिर उसके बाद एक शब्द पहचाना हुआ है आपका इकेबाना। इकेबाना, जब जापानी पुष्प सज्जा पढ़ते हैं तो जापान में फ्लावर डेकोरेशन को हिंदी में हम लोग पुष्प सज्जा कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग फ्लावर डेकोरेशन कहते हैं, जापानी भाषा में फ्लावर डेकोरेशन को ही इकेबाना कहते हैं। इकेबाना फ्लावर डेकोरेशन है। आपने सिन, शो और हाइकी शब्द सुने होंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने हाइके शब्द लिखा है लेकिन हाइकी होता है। लेकिन ये बात है कि जब कोई चीज़ें इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट की जाती है तो हिंदी में उसके स्पेलिंग थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं। इसी रीज़न से हम आपको कहते हैं कि आप लोग इंग्लिश का शब्द थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ा करिए, थोड़ा कोशिश करा करिए कि याद हो जाए। ऐसे यहाँ पे डिसिबल लिखा है जबकि डेसिबल शब्द होता है, लेकिन अब हिंदी में इसी तरीके की क्वेश्चन आपको प्रिंट एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो इकेबाना का अर्थ हुआ मतलब कि हाइके या हाइकी, फ्लावर डेकोरेशन का एक प्रकार। पहली बात, बी का सी होना चाहिए था, बी का 3 होना चाहिए था, इन दोनों में से हो जाएगा। डी का 1 होना चाहिए। अब देखिएगा डी का 1 ए ऑप्शन में है, बी का 3 बी इसमें है ए ऑप्शन में, डी का 1 इस ऑप्शन में है। तो 2 ऑप्शन हमारे पहचान के थे, तो हमारा आंसर क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देख लीजिए एंथ्रोपोमेट्री क्या होता है। किसी भी व्यक्ति के, मनुष्य के शरीर की जो भौतिक आकार होती है, रंग रूप होता है, आकार है, शक्तियां हैं, उसको मापने का जो तरीका होता है ना, वही कहलाती है एंथ्रोपोमेट्री। अब यहाँ शब्द दिया है शारीरिक आकार। किसी भी व्यक्ति का भौतिक शारीरिक आकार नापने के लिए, गठन, रंग रूप, आकार, इनका मापन करने के लिए एंथ्रोपोमेट्री की जाती है। फिर उसके बाद दिया है एक बिल्डिंग शब्द। बिल्डिंग में देख रहे होंगे आप इधर के ऑप्शन में भाषा कहीं भी मिलान नहीं हो रहा है। बिल्डिंग के लिए शब्द प्रयोग होगा प्लिंथ। प्लिंथ का ये अर्थ होता है, नॉर्मल भाषा में हम आपको बता दें, चबूतरा। चबूतरा जानते ही होंगे आप लोग, नॉर्मल सबके घर में होता है। देखिए सबसे पहले घर जब बनता है तो नींव बनती है, नींव के बाद ही फिर फ्लोर होता है जहाँ पे सीढ़ी लगी होती है घर के अंदर प्रवेश करने के लिए। जनरली सबके यहाँ 1-2 सीढ़ी तो रहती ही है। तो जैसे ही हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं, दरवाजे के नीचे मतलब आसपास का जो एरिया है, सीढ़ी चढ़ते ही जो एरिया है, सामने का फर्श का जो एरिया है, वही हिस्सा प्लिंथ कहलाता है। तो बिल्डिंग से जुड़ गया ना प्लिंथ। बिल्डिंग मतलब घर, मकान, जहाँ पे आवास बना है, उसी से संबंधित शब्द है प्लिंथ। अब देखते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, विपणन के पब्लिक संबंधों की भूमिका है। अब पहली बात, विपणन का अर्थ क्या होता है, हम आपको बता दें, मार्केटिंग। विपणन का अर्थ है मार्केटिंग। मार्केटिंग का अर्थ होता है अपने किसी भी उत्पाद को मार्केट में प्रचार करना। देखिएगा विपणन में पब्लिक संबंधों की क्या भूमिका है। जब भी कोई मार्केटिंग करना चाहता है, कोई भी व्यक्ति कोई कारखाना, फैक्ट्री लगाता है, अपने कोई भी वस्तु का उत्पादन करता है, तो पब्लिक उसमें किस तरीके से हेल्प करती है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से छांटना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जो पब्लिक संबंधों की भूमिका निभाएगा। आपके सामने यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन विकल्प में आपको 4 ही कोई चुनना है। एक ऐसा विकल्प है जो हमारे काम का नहीं है। अब देखिएगा पहला दिया है मीडिया के साथ व्यवहार, ठीक है, और इसे रीअरेंज भी करना होगा कि सबसे पहले क्या आएगा, सबसे आखिरी में क्या आएगा, और कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नहीं आएगा। मीडिया के साथ व्यवहार, ग्राहक संबंध बनाना, कॉरपोरेट छवि बनाना, व्यक्तिगत बिक्री करना, लोगों के प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रबंधन करना। अब देखिएगा कि कोई भी वस्तु जब मार्केट में आती है, उसका प्रचार प्रसार करना होता है, पब्लिक से रिलेशन बनाना होता है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हम सबसे पहले मीडिया के साथ में व्यवहार करेंगे। मीडिया कैसे, आप देखते होंगे कि जब दीपावली आती है तो बाइक पे, स्कूटी पे, बाइक पे, कार पे इस तरीके के ऑफ़र मिलते हैं, ठीक है।
कि दीपावली का ये ऑफ़र है, इतने रुपए ऑफ़ हो रहे हैं इस बाइक पे, इसके मूल्य में इतनी छूट मिल रही है। तो ये सब जो आपको जानकारी मिल रही है वो न्यूज़पेपर की वजह से मिल रही है, इंटरनेट की वजह से मिल रही है, मोबाइल पे आप देख रहे हैं ये सब चीज़ें। मॉल में कोई भी छूट आती है, आपको प्रिंट पर्चा मार्केट में अवेलेबल करा दिया जाता है। ऑडियो के द्वारा कोई आदमी निकलता है प्रचार प्रसार के लिए कि इस मॉल में इतना % ऑफ होने वाला है इस डेट पे। तो देखिएगा, मीडिया के साथ व्यवहार पहले बनाना पड़ेगा। मीडिया जैसे इंटरनेट, टीवी, कंप्यूटर, आप टीवी में ही तो देख देख के जानते हैं ना कि प्रेस्टीज कंपनी का भी कुकर अच्छा होता है, पिजन कंपनी का भी होता है, हॉकिंस कंपनी का भी होता है, यूनाइटेड कंपनी का भी होता है। तो ये सब हम जाने कैसे? हमने सब चीज़ें खरीदी तो है नहीं, हमने सबका प्रयोग नहीं किया है, लेकिन मीडिया ने हमें बताया कि अगर आप इस कंपनी का प्रयोग करेंगे तो आपको ये फ़ायदा है। ठीक है, फिर दूसरा हम क्या करेंगे, ग्राहक से संबंध बनाना। इसी मीडिया के थ्रू हम ग्राहक से संबंध बनाएंगे। ठीक है, जो भी चीज़ें हम मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं वो मीडिया प्रचार प्रसार करेगा, जिससे कि किसी भी उत्पादक का उपभोक्ता से रिलेशन बनेगा। जैसे कि पतंजलि प्रोडक्ट जब मार्केट में आया था तो पतंजलि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन इतना प्रचार प्रसार हुआ कि आज वो बहुत ही लोगों का पसंदीदा प्रोडक्ट बन गया है। पतंजलि के चावल, पतंजलि का घी हो, आटा हो, बेसन, हर चीज़ मिल रहा है। फिर हम क्या करेंगे, कॉरपोरेट छवि बनाएंगे, एक अपना नाम बनाएंगे, एक ब्रांड बनाएंगे ताकि लोग हमारे नाम को पहचान सकें। जैसे आप देखते हैं टीवीएस की गाड़ियाँ आती है, होंडा कंपनी की गाड़ियाँ आती हैं, तो इन लोगों ने अपना ब्रांड बनाया ना। टाटा नमक से लेकर के टाटा स्टील, टाटा की बहुत सारी गाड़ियाँ सब है। तो टाटा एक क्या है, ब्रांड है। उन्होंने एक कॉरपोरेट अपनी छवि बना ली, अपना एक ब्रांड नेम बना लिया है। फिर उसके बाद व्यक्तिगत बिक्री करना। तो देखिए, व्यक्तिगत बिक्री का यह अर्थ होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को जो ये कॉरपोरेट व्यक्ति है वो व्यक्ति से डायरेक्ट जाकर के बिक्री करे, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें जब भी मार्केटिंग की जाती है तो उत्पादक एक एक व्यक्ति के घर नहीं जाता है, वो तो मीडिया का सहारा लेता है ना, ताकि लोगों से रिलेशन बने, उसका नाम हो, ताकि कस्टमर खुद ही किसी शॉप पे जाकर के वस्तुओं को खरीदे। फिर है लोगों के प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रबंधन करना। कैसे? जो भी चीज़ें मार्केट में लॉन्च हो रही हैं, कोई पैक होगा, उसका कोई डिब्बा होगा, पैकेट होगा, केन होगा, तो उन पे काफ़ी डिटेल चीज़ें दी रहती है। तो लोगों के प्रत्यक्ष ज्ञान का भी प्रबंधन होता है। आप चिप्स का पैकेट खरीद करके देखिए, उसमें आपको आरडीए के अनुसार एक पैक के पीछे आपको कितनी ऊर्जा मिलेगी, कितना वसा, कितना एनर्जी, कितना विटामिन, जो भी चीज़ें मिलेगी ना, उसमें लिखा रहता है डिटेल। तो लोगों के प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रबंधन भी करते हैं। जो भी पब्लिक संबंध होगा विपणन में या मार्केटिंग में। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे डी ऑप्शन सही नहीं है, तो इनमें से सही ऑप्शन क्या है, ए, बी, सी और ई। आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह प्रश्न आया हुआ है दिसंबर 2019 में। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में मनोविज्ञान से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं और उसके प्रतिपादक के नाम सूची 2 में दिया हुआ है। अब इनमें से हमें मिलाना होगा। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, 5, क्वेश्चन है 5, ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे एक ऑप्शन एक्स्ट्रा है। अब हम लोग यहाँ पे मिलान करेंगे। सबसे पहले दिया है सोशियो कल्चर सिद्धांत, यह किसका है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। साइको सोशल सिद्धांत मतलब सामाजिक मनोसामाजिक सिद्धांत। फिर है इकोलॉजिकल सिद्धांत, साइको सेक्सुअल सिद्धांत, सोशल लर्निंग सिद्धांत। अब देखिएगा, आपको यहाँ पे आप इनमें से जिस भी सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम जानते हैं ना, तो आप उसे सबसे पहले ढूंढिएगा। जैसे कि अगर बात की जाए सोशियो कल्चर सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, वाइगोत्स्की। सामाजिक सांस्कृतिक या सोशियो कल्चरल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वाइगोत्स्की। तो देखिएगा कि ऑप्शन ए का 6 कितने जगह दिया है, एक इसमें दिया है, एक इसमें दिया है, ए में है और सी में है। तो इसका मतलब बी और डी ऑप्शन नहीं हो सकता, हमें ए और सी में ही ढूंढना होगा। फिर दूसरा ऑप्शन मिलाइए
साइको सोशल सिद्धांत। इसमें क्या दे रहा है कि इनके प्रतिपादक हैं एरिक्सन। साइको सोशल सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं एरिक्सन। तो इस हिसाब से बी का 5, अब आप देख रहे हैं बी का 5 एक ही ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, सिर्फ इसी ऑप्शन में, तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से सी का 3 होना चाहिए। सी का इकोलॉजिकल सिद्धांत मतलब किनके द्वारा बनाया गया है? ब्रेनर के द्वारा। फिर है साइकोसेक्सुअल सिद्धांत, डी का 2 सिगमंड फ्रायड। फिर है ई का 4 सोशल लर्निंग सिद्धांत बेंडूरा के द्वारा दिया गया है। अब आप सोचेंगे कि ये सब चीज़ें तो सीटेट में पढ़ना होता था, तो ध्यान दीजिए ये नेट का एग्ज़ाम है, इसका सिलेबस काफ़ी ब्रॉड होता है और जितना सिलेबस बताया जाता है उससे काफ़ी बाहर की चीज़ें, कुछ करंट की चीज़ें अपडेट हो के इसमें आती रहती है। तो ये जो है साइकोलॉजी के जो ये प्रश्न हैं आपको ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में भी इनसे प्रश्न पढ़ते हैं, आते हैं, बनते हैं। बस यही है कि टीजीटी पीजीटी में आपके सिलेबस में 4-5 ऐसे ही प्रतिपादक का नाम दिया है कि जिनकी थ्योरी के बारे में पढ़ना है, लेकिन फिर भी आप भी जानते होंगे मनोविज्ञान से भी बहुत सारे प्रश्न आते ही हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और भी बता दें कि ये जो थ्योरीज़ दी गई हैं इनकी ये खासियत है कि ये बच्चों का विकास किस तरीके से होता है इस बारे में बताता है। जैसे कि सिगमंड फ्रायड की अगर बात की जाए, जो इन्होंने दिया है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, तो इसके अंतर्गत अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने ही, सिगमंड फ्रायड ने ईड ईगो और सुपर ईगो की अवस्थाएं बताई है और मन की दशाएं अवस्थाएं भी बताई हैं कि मन 2 प्रकार का होता है, चेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन का प्रतिशत कितना होता है? 10% और अचेतन मन की प्रतिशत कितनी होती है? 90। और अगर आपके ग्लैंड की बात की जाए, ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्लैंड के बारे में भी सिगमंड फ्रायड ने ही डिटेल बताया है। ठीक है, कि ओडिपस ग्लैंड के हिसाब से यह है कि लड़के को अपनी माँ के प्रति काफ़ी आकर्षण होता है, माँ से अधिक प्यार होता है, और लड़कियों को इलेक्ट्रा ग्लैंड के कारण अपने पिता से आकर्षण होता है या अधिक प्यार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम लोग देखेंगे आज का लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 है आज का आखिरी प्रश्न। बोराक क्षेत्र मस्तिष्क का वह क्षेत्र है जो योगदान करता है। बोराक क्षेत्र या मस्तिष्क का ही एक क्षेत्र है। ठीक है, इसको ब्रोका क्षेत्र भी कहते हैं, याद रखिएगा, कहीं पे आपको शब्द ब्रोका भी मिल सकता है। ब्रोका क्षेत्र ये मस्तिष्क ब्रेन का ही एक भाग होता है। तो यह क्या चीज़ कंट्रोल करता है? ध्यान दीजिएगा, वाणी उत्पन्न करने में। किस चीज़ में ये योगदान देता है? वाणी उत्पन्न करने में। किस तरीके से? देखिए, आपके लिए थोड़ा सा डिटेल भी लिखा हुआ है, देखिएगा यहाँ पे कि जीवा की गति, जीभ की गति एवं भाषा संगठन को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क में जो बोराक क्षेत्र है वो जीभ की गति एवं भाषा संगठन को नियंत्रित करता है, जिसकी वजह से ही वाणी उत्पन्न होती है। यह कहाँ पे स्थित होता है? तो सेरिब्रम के, और सेरिब्रम किसका भाग है? मस्तिष्क का। सेरिब्रम के फ्रंटल लोब में यह स्थित होता है। बोराक क्षेत्र या फिर ब्रोका क्षेत्र मस्तिष्क में कहाँ स्थित होता है? सेरिब्रम के फ्रंटल लोब में। इतना चीज़ आप याद रखिएगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने कई जगह पे देखा है इसको रिपीट होते हुए। तो ये याद रखिएगा, जो भी ब्रोका क्षेत्र है यह वाणी उत्पन्न करने में, भाषा उत्पन्न करने में, संगठित करने में, किसी भी शब्दों को प्रयोग करने के लिए योगदान प्रदान करता है। ठीक है, यह फिर जीवा की गति को भी और भाषा संगठन को भी नियंत्रित करता है। तो यहीं तक था आज का वीडियो। फिर इसके बाद आपके लिए आएगा 5 और नेट जेआरएफ के लिए, होम साइंस के लिए प्रश्न। ऐसे ही आप लोग बने रहिएगा, अपना साथ हमेशा बनाए रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।